भारत एक कमाल का देश, कमाल की संस्कृति, कमाल के यहाँ के लोग और भारतीय संविधान वो भी कमाल का। और इस संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं वो भी कमाल के। तो साथियों, सभी को जोहार। मैं हूँ रंजीत कुमार। रंजीत सर क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो आपातकालीन प्रावधान हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं और ये किस किस कंडीशन में लागू होता है, या भारत में अभी तक कितने आपातकालीन प्रावधान लागू हुए हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान दिया गया है वो 3 आपातकालीन प्रावधान है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। तो 3 आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। और पहला हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी कि अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, बाह्य आक्रमण यानी कि कोई देश आक्रमण कर देता है हमारे देश पर, या देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाती है, तो ये 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। पहला, सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह आपातकाल भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय ये पहला राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलता है। उस समय चीन ने नेफा NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिसका बचाव या जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी चीन के साथ मुकाबला किया। इसी नेफा को आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत देश का एक अभिन्न राज्य है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 यानी भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय लगा। दूसरा आपातकाल की घोषणा यानी जो दूसरा आपातकाल भारत में लागू हुआ वो दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था उसी समय हुआ था। और इसी युद्ध का परिणाम स्वरूप है कि आज एक अलग देश बांग्लादेश का 1971 में निर्माण होता है, इसी युद्ध के बाद। क्योंकि जो बांग्लादेश अभी वर्तमान में देखते हैं वो पूर्वी पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान का और भारत के बीच जो बंटवारा हुआ तो 2 पाकिस्तान थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी देखते हैं और एक पूर्वी पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद बांग्लादेश एक नए देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान से भी उसका बंटवारा होकर। तीसरा आपातकाल लगा था आपका 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, और चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी के चुनाव हारने पर आपत्ति दर्ज की थी, या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मतलब चुनाव में धांधली हुआ था जिसे चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वो अपने शक्ति का प्रयोग करके यानी कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो आंतरिक गड़बड़ी उसको बोल सकते हैं, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी, उसके आधार पर वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे आपातकाल का, यानी कि आपातकालीन प्रावधान का दूसरा पॉइंट हो जाता है राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में मिलता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है। हर एक राज्यों में जब कोई सरकार बहुमत में नहीं होती है या सरकार संविधान के विपरीत काम करती है तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति के अनुशंसा पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 3 वर्ष तक अधिकतम किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो अधिकतम 3 वर्षों तक ही उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप पंजाब में 5 वर्षों तक लगा हुआ था।
और 5 वर्षों तक लगाने के लिए इसे भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ा था और 59वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ये पंजाब का जो राष्ट्रपति शासन था उसका कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया। भारतीय संविधान में अधिकतम 3 वर्ष का ही प्रावधान है। और हम लोग के जो झारखंड है, झारखंड की भी विडंबना है कि अभी तक झारखंड में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, जिसको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वहाँ पर वित्तीय आपातकाल को देखने को मिलता है, लेकिन भारत में अभी तक ये वित्तीय आपातकाल की नौबत नहीं आई है। अगर भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसके अंतर्गत प्रावधान है कि संघ और राज्यों के मध्य जो करों का विभाजन है वो स्थगित कर दिया जाता है। साथ ही साथ संघ और राज्य के अधीन जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इस वित्तीय आपातकाल की श्रेणी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो चलिए, ये खुशी की बात है कि भारत में कभी भी अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है और ये आपातकालीन प्रावधान जो भारतीय संविधान में शामिल की गई है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत का जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल में ये किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी कमी नहीं की जाती है। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं सभी सीमित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। संसद को ये अधिकार है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो मौलिक अधिकार के जितने भी प्रावधान हैं सबको सीमित कर दें, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में वो आपका समाप्त नहीं की जाती है। आर्टिकल 20 में ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक दोष सिद्धि ना हो तब तक उसको दोषी ठहराया नहीं जाएगा और उसको सजा नहीं दी जाएगी, दंड नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में उसका प्राण लेने का, उसका जान लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में आपका भंग नहीं होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ये आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में आता है कि कौन सा आर्टिकल है, मौलिक अधिकार का कौन सा आर्टिकल है जो कि आपातकाल की स्थिति में कभी भी भंग नहीं होती। तो आर्टिकल 20 और 21 इसको हम लोग देख सकते हैं। पंजाब में उस समय जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो एक अलग देश का मांग कह सकते हैं कि कुछ खालिस्तानियों के द्वारा अलग खालिस्तान की मांग की गई थी और पंजाब में काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह हो रही थी। देश के मतलब विभाजन की, एक और विभाजन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस समय के तत्कालीन सरकार ने इन मांगों को बहुत ही अपने ढंग से इसको नकार दिया। साथ ही साथ उन सभी आतंकवादियों के समाप्ति के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चला था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 5 वर्षों तक के लिए, या वहाँ के जो टेररिस्ट एक्टिविटी में थे, शामिल थे, उनको समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जो भारत है, भारत का कोई भी पड़ोसी देश आज देख लीजिए कि स्थिर नहीं है, कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढंग से काम नहीं कर रही है। भारत और बहुत हद तक चीन दो ऐसे देश हैं जहां पर स्थिर और अस्थायी लोकतांत्रिक सरकार काम कर रही है, इसीलिए यह दो देश काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। वहीं आज भारत का जो भी पड़ोसी देश है, जैसे इधर पाकिस्तान है, उसकी हालत देख ही रहे हैं कितना ख़राब है। अफगानिस्तान की स्थिति भी खराब है। उधर नेपाल में अभी तत्कालीन देख ही रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ क्या किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जनता रोड पर आ गई।
म्यांमार बगल में है, उसका भी स्थिति वही है। भूटान वो भी डिस्टर्ब रहता है। श्रीलंका वो भी उसी तरह का है। तो भारत का कोई भी पड़ोसी देश आप इस तरह से देखिएगा तो वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली ढंग से काम नहीं कर रही है, जबकि भारत अपने विकास पर मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। भारतीय सरकार और भारतीय कार्यप्रणाली, भारतीय न्याय व्यवस्था शुरू से ही, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से ही काफ़ी बेहतर ढंग से काम कर रही है। इसी का आज परिणाम है कि भारत विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। और हमने शुरू ही वीडियो में कहा कि भारत एक कमाल का देश, कमाल के यहाँ के लोग काफ़ी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भारत में भी इस प्रकार का जैसे नेपाल उपाल में हो रहा है ऐसा हो जाएगा। तो हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत गंवारों का देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवों का देश है। भारत एक पढ़े लिखे देश है, पढ़े लिखे लोगों का देश है। भारत में इस प्रकार की अगर जो सपना देखते हैं वैसे लोग कि भारत का भी टुकड़े होगा, भारत का भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी, तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। भारत शुरू से ही विश्व को मार्ग दिखलाते आया है और आगे भी दिखलाते आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता है और आपका ये एक एक लोगों का सब्सक्राइब किया हुआ हम लोग को मोटिवेट करता है और आपके लिए और भी आगे बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।